बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। सारा की आंख खुली तो उसने देखा उसका शौहर वलीद बेड पर नहीं था। ये पहली बार नहीं हुआ था। जब से उसकी शादी हुई थी वो नोट कर रही थी कि अक्सर वो रात में कुछ वक्त के लिए बिस्तर से उठकर चला जाता था और उसकी वापसी 2 घंटे के बाद ही होती थी। सारा की शादी को 6 माह से कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। वलीद के इस अमल से सारा को उलझन होती थी। कई बार उसने वलीद से मालूम भी किया मगर उसने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, जिस पर उसे ज़रा शक होने लगा कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। कहीं उसका किसी लड़की से चक्कर वगैरह तो नहीं, क्योंकि आजकल लड़के लड़कियां मोबाइल पर बातचीत करने के लिए रात की तारीकी का सहारा लेते हैं। मगर वलीद को ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर उसका चक्कर किसी और लड़की से चल भी रहा होता तो उसे ख़त्म करना चाहिए था, या फिर उससे ताल्लुक़ रखना ही था तो उससे शादी कर लेता। मुझसे शादी का ढोंग क्यों रचाया? उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वलीद ऐसा दिल फेंक किस्म का शौहर निकलेगा। उसमें ऐसी क्या कमी थी जो उसका शौहर दूसरी औरतों से ताल्लुक़ कायम रखना चाहता था? अभी एक तवील ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी थी। अगर दूसरी औरतें उसके शौहर की ज़िंदगी में आती रहतीं तो फिर किस तरह वो अच्छी ज़िंदगी गुजार पाते? वो गुस्से से बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि वलीद इस वक्त कहाँ होगा, इसलिए वो छत पर पहुँच गई। छत पर एक छोटा कमरा बना हुआ था। इस कमरे में वलीद अक्सर जाकर लेट जाता था और सारा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता था। सारा दबे कदमों उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था। अंदर से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। सारा ने दरवाजे से कान लगा दिए। गो के आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, लेकिन साफ अंदाज़ा हो गया था कि वलीद किसी लड़की से बातें कर रहा है। वलीद का किसी लड़की से रात के इस पहर बात करना शुकूक व शुबहात को जन्म दे रहा था। सारा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो गुस्से से बुरी तरह कांप रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया, दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। दरवाजे को लॉक नहीं किया गया था। कमरे के अंदर वलीद ज़रूर बैठा था, मगर किसी लड़की का नामो निशान नहीं था। अपने शौहर को अकेला देखकर वो हैरान रह गई। अभी अभी उसने लड़की की आवाज़ सुनी थी। वलीद के हाथ में मोबाइल भी नहीं था। वलीद भी हैरत से सारा को देख रहा था। सारा, क्या बात है, खैरियत तो है ना? उसने पूछा। मुझे कमरे से किसी लड़की के बात करने की आवाज़ आ रही थी। लड़की की आवाज़? वलीद चौंका। लेकिन इस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं है। ये बात मेरे लिए भी परेशान कुन है। कमरे में लड़की नहीं है तो फिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी? सारा ने कहा। आओ नीचे चलते हैं, वलीद ने चारपाई से उठते हुए कहा। सारा कमरे में भरपूर निगाह दौड़ाती हुई वलीद के पीछे चल पड़ी। वो हैरान परेशान थी कि आखिर कमरे में लड़की आई तो कहाँ चली गई। बिस्तर पर लेटे हुए भी उसी लड़की के मुतालिक सोच रही थी। सारा, तुम कहाँ गुम हो गई थी? वलीद ने पूछा। कुछ नहीं, मैं वो लड़की। लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। जहन पर ज़्यादा जोर मत डालो और सो जाओ। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो लड़की की आवाज़ थी। हाँ, हो सकता है कि वो लड़की की आवाज़ हो, मगर किसी दूसरे घर से आई होगी ना? वलीद ने वजाहत की। किसी दूसरे घर से? जैसे मेरा दिल गर्मी से घबराया, मैं ऊपर चला गया। ऐसे में किसी को नींद नहीं आ रही हो और उसने टीवी खोल लिया हो। टीवी से मर्द और औरत की आवाज़ आना कोई हैरत की बात तो नहीं होती ना? हाँ, ऐसा तो हो सकता है। सारा ने अपने दिल को मुतमईन करने के लिए ये बात कही। अभी वो वलीद से बातें कर ही रही थी, मगर वलीद के खराटे कमरे में गूंजने लगे। उसके सोने का इंतज़ार किए बगैर ही वो सो गया। वलीद के सो जाने पर सारा कोशिश करने लगी कि उसे नींद आ जाए, मगर नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। वो करवटें बदल रही थी, फिर उसको न जाने कब नींद आई। सुबह उठते ही वो छत वाले कमरे की तरफ गई। झटके से दरवाज़ा खुला। अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बड़े आराम से चारपाई पर लेटी हुई थी। दरवाज़ा खुलने पर उसने सारा की तरफ देखा। ये लड़की बड़ी ही हसीन थी। नक्शो निकार भी ऐसे कि ऐसी खूबसूरत लड़की सारा ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो लड़की से कुछ पूछना ही चाहती थी कि लड़की चारपाई से उठी
और तेज़ी से कमरे से निकल गई। सारा ने पलटकर उसकी तरफ देखा, मगर अब छत पर कोई भी नहीं था। उसके बदन में कपकपी सी तारी हो गई। वो बेइख्तियार घबरा कर नीचे को दौड़ी। जैसे ही नीचे आई, दरवाजे की कुंडी जोर से बजी। सारा ने लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। वलीद दोपहर का खाना खाने के लिए आया था। वो इसे घबराया हुआ देखकर चौंका। क्या बात है सारा, इतनी घबरा क्यों रही हो? वो खालिद, कमरे में लड़की? वो चौंका। हाँ वलीद, मैंने अपनी आंखों से छत वाले कमरे में एक लड़की को चारपाई पर लेटे हुए देखा। फिर वो अचानक उठी, कमरे से निकली और गायब हो गई। मैं घबराकर नीचे आ गई, सारा ने बताया। इस बात को सुनकर खालिद के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चोर निगाहों से कभी सारा को और कभी जीने को देखने लगता। वलीद बताओ, ये सब क्या चक्कर है? हाँ तो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, वलीद ने जवाब दिया। मेरी वजह से? वो चौंकी। हाँ, न तुम इसके बारे में जानने की कोशिश करती और ना वो तुम पर जाहिर होती। सोचो, तुम इस घर में 6 माह से रह रही हो, कभी वो तुम्हें नजर आई? लेकिन रात से तुम उसके बारे में जानने को बेचैन थी, इसीलिए गुस्से में उसने अपना आप तुम पर जाहिर कर दिया। वलीद सारा को हैरान परेशान छोड़कर ड्यूटी पर चला गया। वो बेचैन रूह के बारे में मालूमात जानने के लिए बेचैन हो चुकी थी। फिर एक दिन वलीद ने सारा को बता ही दिया। सारा, ये कई साल पहले की बात है। मैं बेरोज़गार था और बेहतर रोज़गार की तलाश में था। कराची जैसे शहर में रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल काम है। मैं भी रोज़गार के लिए धक्के खा रहा था। बिलाखिर मुझे एक फैक्ट्री में मुलाजिमत मिल गई। मैं यहाँ मज़दूर की हैसियत से शामिल हो गया। काम मुझे इसलिए अच्छा लगा था कि ख़ुद कुछ भी नहीं करना पड़ता था। सारा काम मशीन करती थी। मेरी हैसियत एक निगरान जैसी थी। जब उकताहट होती तो मशीन को बंद कर देता, कुछ देर को बाहर निकल जाता। चाय पीकर तबीयत बहाल होती तो मशीन स्टार्ट करता और अपना काम शुरू कर देता। ये काम तो अच्छा था, मगर सारा दिन बैठ कर मैं थक जाता था। बिलाखिर एक दिन मुझे ज़्यादा पैसों पर एक नौकरी की ऑफ़र हुई। ये अहमद वसीर साहब थे जो मुझे नई नौकरी देना चाहते थे। मैंने पूछा, आखिर कौन सी बात है अहमद साहब जो आप मुझे इतने ज़्यादा पैसे भी दे रहे हैं और नौकरी भी? बात दरअसल ये है कि ज़्यादातर लोग ये काम छोड़कर भाग निकल जाते हैं। वो क्यों? मुझे तजस्सुस हुआ। इसलिए कि यहाँ जो भी काम करने आता है उसे पुरस्कार आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब तुम खुद सोचो, रात के 2 बजे जब तुम्हें किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दे और वो नज़र भी ना आए तो ऐसे में तुम्हारी क्या हालत होगी? आप फिक्र ना करें जनाब, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। ये काम करते हुए कई साल हो चुके हैं। अभी तक मेरा तो वास्ता किसी भूत प्रेत से नहीं पड़ा। फिर मैं ये कैसे मान लूँ कि इस जगह पर भूत प्रेत रहते हैं? ये लोगों का वहम भी तो हो सकता है ना। जो होगा देखा जाएगा। देखना ये है कि मैं आसिफ को भगाता हूँ या आसिफ मुझे वहाँ से भगाता है। मैंने कहकहा लगाते हुए कहा। मैं जब मशीनों पर दोबारा आकर खड़ा हुआ, मुझे लगा कोई मुझसे मुखातिब है और कुछ कह रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। किसी को ना पाकर मैंने इसे अपना वहम समझा और कपड़े की तरफ ध्यान देने लगा कि मशीन पर कपड़ा सही तैयार हो रहा है, कहीं कोई ख़राबी तो नहीं। बेख्याली में मेरी नज़र आवाज़ की सिमत पर चली गई। अचानक दीवार के अंदर से एक खूबसूरत लड़की ज़ाहिर हुई। मैंने अपनी आंखें मसल कर देखा कि कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं। वो लड़की सख्त घबराई हुई थी। आते ही मुझसे लिपट गई। मैं उसे अलग करने का सोच ही रहा था कि एक नौजवान दीवार के अंदर से ज़ाहिर हुआ। उसके हाथ में एक तेज़ धार खंजर था। वो तेज़ी से मेरी तरफ आया। उसने खंजर लड़की के सीने में उतार दिया। वो ज़ोर से चीखी और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मैं हैरान परेशान ये मंजर देख रहा था। वो लड़का जैसे दीवार के अंदर से आया था वैसे ही गायब हो गया। लड़की भी खुद ब खुद गायब हो गई। इस वाक़े से मैं बड़ा खौफज़दा हुआ। मैंने बेइख्तियार मशीन बंद की, कारखाने को ताला लगाकर घर चला आया। मैंने ये बात किसी पर जाहिर नहीं की क्योंकि मैं पहले ही अपनी बहादुरी के किस्से सुना चुका था। खैर, मैं दोबारा अगली रात काम पर चला गया। रात को काम करते हुए मुझे किसी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं पूरी रात काम में मसरूफ़ रहा। दूसरी रात में खड़ा मशीनों को देख रहा था कि बेख्तियार मेरी नज़र घड़ी पर चली गई। रात के 2 बज रहे थे कि अचानक आवाज़ आई, बाबू मशीन चला। मैंने हैरत से मशीनों को देखा तो वो चल रही थी। फिर भी मुझे मशीन चलाने को कहा जा रहा था।
कई बार ये आवाज़ आई तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो वहाँ एक शख्स दरवाजे पर छुपा खड़ा था। हवा के चलने से कमीज़ का कुछ हिस्सा उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं खामोशी से दरवाजे पर आ गया। वहाँ देखा तो अहमद साहब खड़े थे। मैं देखना चाह रहा था कि तुम कितने बहादुर हो। मेरी आवाज़ सुनकर डरते हो या नहीं? मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर नहीं डरा। अब क्या हुक्म है? मैंने कहा। अरे भाई, मैं क्या हुक्म दूंगा? दरअसल तुम्हारे साथ चाय पीने का मूड हो रहा था, इसीलिए चाय लेकर आया हूँ। अहमद ने चाय की केतली और कप दिखाए। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था चाय का। फिर हम दोनों चाय पीने में मसरूफ़ हो गए। थोड़ी देर वो मेरे पास बैठकर चला गया। सुबह हो जाने पर मैं भी घर चला आया। तीसरी रात अपने काम में मसरूफ़ था कि एक मशीन पर कोई बैठा नज़र आया। जैसे ही मैं उस मशीन के पास गया, हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मशीन चल रही थी, धागों के ऊपर वही तोशीज़ा बैठी थी। मुझे अपनी जानिब आता देखकर वो मुस्कुराई। कौन हो तुम? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। मैं लड़की हूँ। ये तो मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ, वो शोखी से बोली। मुझे जानती हो? चाहने के लिए जानना ज़रूरी नहीं होता, बस दिल के आने की बात होती है। मेरा दिल तुम पर आ गया। मैं इंसान हूँ और तुम आसेब। मैंने उसे डराते हुए कहा। मुझे आसेब भी एक इंसान नहीं बनाया है। मेरे भाई के हाथों पहले मैं मरी थी, फिर एक कार एक्सीडेंट के हादसे में मेरा प्यार, मेरी जान दिलावर हलाक हो गया। उसे मरकर सुकून आ गया, मगर मेरी रूह को सुकून नहीं मुयस्सर आया। जिस रात उस जगह कत्ल हुई, उस दिन से तड़प रही हूँ। जब तुम्हें देखा मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा दिलावर फिर से इस दुनिया में आ गया। मेरी रूह को सुकून देने की खातिर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जहाँ भी जाओगे मुझे वहीं पाओगे। वो बोली। तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों कत्ल किया? मेरे भाई को दिलावर पसंद नहीं था। मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी उससे हो। एक रात में जब घर से फरार होकर दिलावर के साथ भागकर पसंद की शादी करना चाह रही थी, मेरे हाथ में एक पोटली थी। दिलावर ने यहाँ पहुँचने का कहा था। इस वक्त यहाँ मैदान खाली था। जब मेरे भाई कामरान की आंख खुल गई, मेरे पीछे वो यहाँ तक पहुँच गया। दिलावर भी पहुँच गया था। मैं भागते भागते जैसे ही उसकी बाहों में पहुँची, मेरे भाई ने खंजर से हमला करके मुझे हलाक कर दिया। वो दिलावर को भी हलाक करना चाहता था, मगर वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। भाई ने उस वाक़े के बाद गड्ढा खोदकर मुझे दफना दिया। इसीलिए मेरी रूह यहाँ भटक रही है। मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर भी न जाने लोग मुझसे क्यों डरते हैं। मुझे देखकर तो बस काम छोड़कर चले जाते हैं। वो बोली। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी माँ ने मेरा नाम शुमाइल रखा था और इस शुमाइल का ये हशर हुआ। वो बोली। उस दिन से मेरी और शुमाइल की दोस्ती हो गई। रात की ड्यूटी में मैं रोज़ाना उससे मुलाकात करता। वो बेज़रर थी, उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने इसीलिए कारखाने को नहीं छोड़ा। इलाके के लोग भी हैरान थे कि मैं काम छोड़कर क्यों नहीं जा रहा। मुझसे पहले जो भी कारीगर आता, चंद दिन रहकर भाग जाता। कारीगरों को ज़्यादा उजरत भी इसीलिए देते थे कि वो किसी तरह लालच में आकर काम करें। मगर इंसान इतने बहादुर नहीं होते कि आसिफ का इल्म हो जाने पर काम पर डटे रहें। मेरा ख्याल था मेरी शादी हो जाने के बाद शुमाइल मेरा पीछा छोड़ देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो तुम्हें अपनी सौतन समझती है और मुझसे ज़िद करती है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। पहले वो कारखाने तक ही महदूद थी, मगर अब हर जगह मेरे साथ रहती है। घर आकर सोता हूँ तो मुझे जगाकर ऊपर छत पर ले जाती है, मुझसे बातें करती है, 2-3 घंटे बातें करके चली जाती है। उसका ज़्यादा जोर इस बात पर होता है कि मैंने शादी करके अच्छा नहीं किया, मेरे होते हुए तुमने शादी क्यों की। मैं उसे समझाता हूँ कि तुम एक रूह हो, मुझे एक साथी की ज़रूरत है, मैं इतनी बड़ी ज़िंदगी तन्हा तो नहीं गुजार सकता। उसकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। ये कहते ही वलीद खामोश हो गया। वलीद की बातें सुनकर सारा की तशवीश में इजाफा हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उसके बारे में बातें करते करते सो गए। सुबह होने पर वलीद काम पर चला गया। सारा घर में अकेली थी। वो घर का काम करके आराम की नीयत से जैसे ही चारपाई पर लेटी, अचानक वो लड़की कमरे में आ गई। उसे देखकर सारा घबरा गई। उसे देखते ही सारा गुस्से से बोली, तुम मेरे शौहर का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? खुदा के लिए हम पर रहम करो, हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने दो।
مجھ پر کسی نے رحم کھایا تھا جو میں تم پر رحم کھاؤں؟ کسی صورت میں ولید کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تجھے کسی مرد کے سہارے زندگی گزارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لے، وہ میرا ہے، میرا ہی رہے گا، وہ بولی۔ سارا بھی اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ غائب ہو گئی۔ جاتے جاتے جو دھمکی دے گئی تھی اب اسے ایک انجانا سا خوف آنے لگا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس لڑکی سے وہ کیسے چھٹکارا حاصل کرے۔ کسی صورت میں بھی وہ اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے ولید موجود تھا۔ ولید نے اسے بتایا کہ تم حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ انتہائی قدم اٹھانا چاہ رہا تھا مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اسے جو کرنا تھا فوری کرنا تھا۔ ایک دن وہ ایک مشہور عامل احمد نثار کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلا مگر راستے میں ہی کسی نے اس کی بائک کو ٹکر مار دی۔ یوں اس دن وہ عامل کے پاس نہیں جا سکا۔ اگلے دن اپنا حصار کر کے وہ عامل کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا اور بالآخر انہیں اپنے گھر لا کر ہی دم لیا۔ ملنگ بابا صحن میں بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہ اس نے اپنے برابر میں رکھ لیا۔ سارا نے کھانا نکال کر ملنگ بابا کے آگے رکھ دیا۔ بابا نے روٹی کا نوالا توڑ کر منہ میں رکھا، پھر خلا میں کچھ دیکھنے کی کوشش کی۔ دوسرا نوالا منہ میں رکھ کر وہ اچانک خلا میں گھورنے لگے۔ ان کی آنکھیں لال ہو گئیں، وہ کچھ بول نہیں رہے تھے۔ کچھ دیر گزرنے پر وہ کھانا کھا چکے تھے۔ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جلالی لہجے میں فضا میں دیکھتے ہوئے بولے، چلی جا، بھاگ جا، ورنہ جلا کر بھسم کر دوں گا۔ سارا حیرت سے ملنگ بابا کو دیکھ رہی تھی۔ تو جانتی نہیں مجھے، میں پلید روحوں کو جلا کر بھسم کر دیتا ہوں، تیرا بھی یہی حشر ہوگا، چلی جا اور ان کا پیچھا چھوڑ دے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ملنگ بابا کا غصہ ختم ہو گیا اور وہ نارمل حالت میں آ گئے۔ بابا تم کس سے بات کر رہے تھے؟ سارا نے پوچھا۔ اس خبیث روح سے بات کر رہا تھا جو تمہیں نقصان پہنچانے کے در ہے۔ یہ خبیث اس سے قبل بھی کئی لوگوں کو تنگ کر چکی ہے، میں نے اسے اتنی بار منع کیا مگر یہ سنتی ہی نہیں۔ ملنگ بابا نے کہا، بابا یہ روح ہمیں دھمکیاں دیتی ہے کہ ہمارے کسی عامل سے رجوع کرنے پر ہمیں جانی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ خبیث روح نقصان پہنچانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر مجھے اس کا علم ہوا تو میں اسے چلا کر بھسم کر دوں گا۔ ملنگ بابا کھانا کھا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لڑکی ایک ہفتے تک نظر نہیں آئی۔ اگلی جمعرات کو بابا خود ہی آ گئے اور گھر پر دم کر کے چلے گئے۔ انہیں بھی کچھ تعویذ دیے جو حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے گلوں میں ڈال دیے، اور یوں ان کی زندگی میں آیا ہوا طوفان ایک بار پھر ٹل گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔